ऑलराइट, असर की नमाज की ब्रेक से हम रिज्यूम करते हैं। ब्रेक से पहले हमने कुछ छोटी छोटी इलस्ट्रेशंस देखी थी यहाँ पर, तीन, जो सिर्फ ऑप्शंस को समझा रही थी रादर देन करेंसी ऑप्शंस। ठीक है, अब एक सवाल हमारे पास मौजूद है। ये सवाल हमने करना है विद रिगार्ड्स टू ऑप्शंस की अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, थोड़ा सा ये एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है और बीएफडी से पिक किया है मैंने 2009 से। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा आइडिया होगा कि ऑप्शंस में कंपनीज किस तरीके से ट्रेड करती हैं। जब इस लेवल को हम पार कर लेंगे उसके बाद हम पहुंचेंगे कि करेंसी ऑप्शंस किस तरीके से बैरल जो है वो ट्रेड होते हैं। DEF Securities Limited, DEF, is a medium-sized investment company. During the month of February 2009, the research department of DEF forecasted an increase in oil prices by June 2009, which would have a positive impact on the share prices of oil marketing companies and negative impact on the share prices of power generation companies. ये बड़ा काम का पैराग्राफ है, गौर से सुनना समझना है इसको। DEF सिक्योरिटीज एक कंपनी है, कैसी? मीडियम साइज इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी का काम क्या होता है? इन्वेस्टमेंट्स करके रिटर्न बनाना इनका मकसद होता है। ये स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में, तरह तरह की इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी 2009, फेब के महीने में इनके रिसर्च डिपार्टमेंट ने इनको एक बात बताई। कहाँ पे बैठ के? फरवरी में बैठ के। किस महीने में? फरवरी के महीने में ये बताया कि जून के मंथ में ऑयल प्राइसेस क्या होने वाली है? इंक्रीज होने वाली है। लेकिन इसके पीछे थोड़ी सी एक साइंस भी बताई। साइंस ये बताई इन्होंने कि भाई देखो, इससे होगा क्या, इससे पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा किसके ऊपर? शेयर प्राइस पर। किस तरह की कंपनीज की? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। ये कौन सी कंपनीज होती हैं? कोई एग्जांपल दो ऑयल मार्केटिंग कंपनी की। ऑयल मार्केटिंग कंपनी से मतलब ऑयल सेलिंग कंपनीज जो अल्टीमेटली सेल करती हैं। शेल, पीएसओ, तो आपका ये बाइको तो खैर रिफाइनरी भी है, लेकिन बाइको के पंप्स देखे होंगे आपने। ये जो पेट्रोल पंप का धंधा है ना, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज करती हैं। ठीक है, पेट्रोल पंप का धंधा। जैसे ही ऑयल प्राइसेस महंगी होती हैं तो आपके जो रेगुलेटेड प्राइसेस हैं गवर्नमेंट के, वो भी इंक्रीज कर जाते हैं। तो इनको इन्वेंट्री गेन होता है। इनको क्या होता है? इन्वेंट्री गेन, क्योंकि इनके पास पुरानी इन्वेंट्री कैसी पड़ी हुई है? सस्ती। लेकिन अब ये बेचेंगे क्या इसको? महंगा बेचेंगे। तो टेक्निकली इन्वेंट्री गेन्स आते हैं, या इनको जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी होती है जब वो उसको सेल करते हैं। प्राइस बढ़ रही होती है तो हाँ, अगर प्राइस बहुत ज्यादा डिक्रीज कर रही होती है तो बंद कर देते हैं भाई। बढ़ाने पे कभी उनको एतराज नहीं होता। एकदम से आप स्लैश डाउन कर दो तो वो कहते हैं हमारा महंगा खरीदा हुआ है, आपने प्राइस कम कर दी। वो पब्लिक बंद करवाती है। तुम किस वक्त बंद कर, जो एहतजाज प्रोटेस्ट की बात कर रहे हो? अरे भाई, वो 1 घंटे का फर्क होता है यार। रात को 12 बजे बंद करने का पंप वो 11 बजे कर देते हैं, किसी को पेट्रोल दे नहीं रहे होते। वो खैर इतनी लार्जर कॉन्टेक्स्ट में इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप एकदम से प्राइसेस कम करते हैं तो ये पंप्स ही बंद कर देते हैं कई कई दिनों तक। और अगर एकदम से प्राइस बढ़ाते हैं तो पब्लिक जो है वो रास्ता बंद कर देती है कई कई दिनों तक। बहरहाल, तो जब ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को इन्वेंट्री के ऊपर एक सॉर्ट ऑफ गेन हो रहा होता है। आगे बात देखो क्या लिखी हुई है। एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द शेयर प्राइस ऑफ व्हाट? पावर जनरेशन कंपनीज। ये क्यों होगा बताओ? उनकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि इसी पेट्रोल को इस्तेमाल करके ये क्या बनाते हैं? बिजली बनाते हैं, पावर जनरेट करते हैं। तो पावर जनरेशन की कॉस्ट इनकी ऊपर चली जाती है और यहाँ पे बहरहाल इनके पास एक नुकसान वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो ये DEF कंपनी के रिसर्च डिपार्टमेंट ने इनको ये बताया कि भाई ऑयल की प्राइसेस आज फरवरी है, जून के महीने में बढ़ने वाली है। अगर ये प्राइसेस बढ़ गई तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए अच्छा होगा, जैसे पीएसओ, शेल वगैरह के लिए अच्छा होगा। लेकिन पावर जनरेशन कंपनीज के लिए बुरा होगा, जैसे के इलेक्ट्रिक, वापडा, इनके लिए मसले वाली बात हो जाएगी। बेस्ड ऑन दिस रिसर्च, इस रिसर्च की बुनियाद पे द कंपनी एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन April 1, 2009। इस रिसर्च की बुनियाद पे अप्रैल की 1 तारीख को कंपनी ने ये 2 ट्रांजैक्शंस की। क्या क्या? परचेज्ड a 3-month अमेरिकन ऑप्शन, कॉल ऑप्शन ऑफ 1 लाख शेयर्स। अमेरिकन कॉल ऑप्शन क्यों लिखा हुआ है? कभी भी एक्सरसाइज हो सकता है। और कॉल ऑप्शन क्यों लिखा हुआ है? राइट टू बाय। क्या चीज का राइट टू बाय? परचेज अ 3-month अमेरिकन कॉल ऑप्शन ऑफ 1 लाख शेयर्स ऑफ सिल्वर पेट्रोलियम लिमिटेड। नाम सुन के क्या लग रहा है, कौन सी कंपनी होगी? ऑयल मार्केटिंग कंपनी। अगर इसकी प्राइस ऊपर जा रही थी
तो मुझे इसका राइट टू बाय लेना चाहिए या राइट टू सेल? राइट टू बाय, ताकि जब ये मार्केट में महंगी हो तो मैं यहाँ अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करूं, इस चीज को हासिल करूं और महंगा बेच दूं मार्केट के अंदर। इसके बरक्स जिसकी प्राइस नीचे जाने वाली है उसके लिए क्या करना चाहिए? राइट टू सेल। राइट टू सेल एक्सरसाइज कर दो, या उसका ऑप्शन परचेज करना चाहिए, पुट ऑप्शन। क्यों? ताकि उसकी जो प्राइसेस नीचे आए तो मैं इसे महंगा बेचकर मार्केट से सस्ता है तो खरीद लूं, या अपना गेन जो है वो उस हिसाब से कमा लूं। ठीक है, तो इन्होंने भी यही किया। इन्होंने एक 3 मंथ अमेरिकन कॉल ऑप्शन परचेस किया 1 लाख शेयर्स का सिल्वर पेट्रोलियम एंड ऑयल मार्केटिंग कंपनी एट ₹3 पर शेयर। ये प्रीमियम का अमाउंट है। किसका अमाउंट है ये? प्रीमियम का। 3 रुपए दिए 1 लाख शेयर्स के, कितना प्रीमियम दिया टोटल? 3 लाख का प्रीमियम दिया। दी एक्सरसाइज प्राइस 155 पर शेयर। परचेस्ड अ 3 मंथ यूरोपियन पुट ऑप्शन ऑफ 5 मिलियन शेयर्स ऑफ डायमंड इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कंपनी क्या लगती है? ये पावर जनरेशन कंपनी लग रही है सर, ये पावर जनरेशन कंपनी लग रही है। तो पावर जनरेशन कंपनी के पर्सपेक्टिव से अगर देखो तो इसको यहाँ पे खासा नुकसान हो सकता है, नुकसान की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे जो है वो बढ़ सकती है सर। क्या? इसलिए वो उसके राइट जो है वो पुट ऑप्शन परचेस कर रहा है। परचेज 3 मंथ यूरोपियन पुट ऑप्शन, यहाँ पे राइट टू सेल मौजूद होगा। ठीक है, और 5 मिलियन शेयर्स ऑफ डायमंड इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन पावर जनरेशन कंपनी एट ₹0.5 पर शेयर। ये प्रीमियम पे किया है 5 मिलियन का, तो टोटल कितना हो गया? 2.5 लाख नहीं, 2.5 मिलियन, 2.5 मिलियन। ठीक है, दी एक्सरसाइज प्राइस ऑफ इज ₹3.5 पर शेयर। क्या हम 3.5 में चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, सेल या बाय? सेल कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। गौर से देखो, ये हमारे पास है केस कॉल ऑप्शन का और ये हमारे पास केस है पुट ऑप्शन का। ठीक है, हाउएवर व्हेन द प्राइस ऑफ द ऑयल एक्चुअली इंक्रीज्ड, जब वाकई ये मई 21 2009 को इंक्रीज हुई, तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? DESC revised its power tariff upward while due to tough competition SPL's margins are expected to decline। इसका क्या मतलब है? पावर जनरेशन कंपनी ने तो बोला कि मैं बिजली का प्राइस ही इंक्रीज कर दूंगी, बिजली मुझे महंगा पड़ रहा है पेट्रोल, मैं आगे बिजली का रेट इंक्रीज कर लूंगी। तो उसको कोई नुकसान हुआ? उसकी प्राइस नीचे जानी चाहिए, शेयर प्राइस बाजार नहीं जानी चाहिए। और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उसके साथ क्या हो गया सर? उसका चूंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो उसने कंपटीशन को बीट करने के लिए अपनी प्राइस कम रखी। अब 1 मिनट के लिए पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट से बाहर आ जाओ, जहां पे गवर्नमेंट प्राइस रेगुलेट करती है। आप यूएस वगैरह में जाएंगे, बाहर ममालिक में जाएंगे, वहां पर पंप अपनी मर्जी से प्राइस तय करता है, अपनी मर्जी से प्राइस तय करता है। अगर वो दूर है, हाईवे पर है और कोई अतराफ में नहीं है तो शायद आपसे प्राइस थोड़ी ज्यादा चार्ज करेगा। इन द मिडल ऑफ द सिटी है, यहाँ पर चीजें एक्सपेंसिव वगैरह ज्यादा है, सब कुछ है, तो आपसे प्राइस रिलेटिवली कम। और ये बेवकूफ़ी है कि हर पंप पे प्राइस जो है वो सेम होनी चाहिए, बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है। पोर्ट पे आता है हमारे पास क्रूड ऑयल, यहाँ से रिफाइनरीज पे जाता है, NWF यानी KPK में भी उतने का ही पेट्रोल मिल रहा है और कराची में भी इतने का ही मिल रहा है। डज इट मेक सेंस? यहाँ सस्ता होना चाहिए, इंडस्ट्रियल हब है, सारी इंडस्ट्री यहाँ बैठी हुई है, आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो लग ही नहीं रही, पोर्ट पे सामान आ रहा है, यहीं से डायरेक्ट सप्लाई होगा। आप क्यों उसके अंदर जो है वो वेटेड एवरेज मारते हो KPK का? इधर की इंडस्ट्री को बेनिफिट दे दो इसका। और जो KPK में रह रहा है उसके पास चूंकि ट्रांसपोर्टेशन के जरिए पूरा रास्ता ट्रैवल करके पेट्रोल वहां पहुंचता है, तो फिर ठीक है, वहां प्राइस बेशक इंक्रीज हो जाए। कौन सा वैसे भी वहां पे इतना बिजनेस सेटल हुआ है, बिजनेस तो सारा यहाँ सेटल हुआ है। तो आप ये देखेंगे कि यूएस के डिफरेंट स्टेट्स में, आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, टेक्सास में प्राइस आपको कुछ और मिलेगी, दूसरे स्टेट्स में कुछ और मिलेगी। न्यूयॉर्क में प्राइस अलग चल रही होगी, डेलिस में अलग चल रही होगी। क्यों? वो वहां पे इस तरह की पैरिटी अलाउड है, गवर्नमेंट उसको रेगुलेट नहीं करती, वो इंडस्ट्री खुद अपनी प्राइसेस जो है वो रेगुलेट करती है। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा केस सवाल के अंदर हमें बताया जा रहा है कि कंपटीशन टफ होने की वजह से SPL ने प्राइस बढ़ाने के बावजूद, यानी ऑयल की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ने के बावजूद भी जो है प्राइस अपनी नहीं बढ़ाई। एज अ रिजल्ट the company feels that it is now advisable to reconsider the situation. While evaluating various options, the management has gathered the following information. अब इनको लग रहा है कि भाई इनसे क्या हो गया है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है। रिसर्च डिपार्टमेंट ने सीधा सीधा बता दिया कि जी ऑयल महंगा हो रहा है तो बिजली बनाने वाले की कॉस्ट बढ़ जाएगी और बेचने वाले की इन्वेंटरी पे गेन आ जाएगा, आप जो है वो इसको बाय कर लें, इसको सेल कर लें। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, यानी कि रिसर्च डिपार्टमेंट एफिशिएंट नहीं था ना, सारे फैक्टर्स वो नहीं सोच पाए। बिल्कुल ऐसे ही है। अब इन्होंने किया इन्होंने कहा जून की 1 तारीख को, पहले ये कब किया था सारा काम इन्होंने सर? ये किया था अप्रैल की 1 को, अप्रैल की 1 को। ठीक है,
अप्रैल 1 2009 को कितने कितने महीने के? 3 महीने के। 3 महीने जरा मिलाओ, अप्रैल, मई, जून, जून के एंड तक। जून के एंड तक ये चाहे तो इसको, ये तो अमेरिकन है पहला वाला, तो अमेरिकन का मतलब कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, और जो दूसरा वाला है वो यूरोपियन है, वो सिर्फ 30 जून को एक्सरसाइज होगा। ठीक है, जून की पहली तारीख को द रेडी मार्केट प्राइस पर शेयर एंड 1 मंथ फ्यूचर प्राइस पर शेयर वर एज फॉलोज। अब ऑप्शंस किसके साथ मिलके आ गया है? फ्यूचर्स के साथ मिलके आ गया। तो आंखें कान नाक सब खुले रखने हैं। एसपीएल और डीईएससी आज रेडी मार्केट में कितने के मिल रहे हैं? ये 170 और 4.25। जो 170 वाला एसपीएल है उसका हमारे पास क्या रखा हुआ है? कॉल ऑप्शन रखा हुआ है। कितनी प्राइस में? 155 का। 155 का कॉल ऑप्शन रखा हुआ है। क्या लगता है हम एक्सरसाइज करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। कॉल ऑप्शन क्या होता है? राइट टू बाय, राइट टू सेल। राइट टू बाय, मेरे पास कितने पैसों में इसको खरीदने का राइट है? 155। मार्केट में कितने का मिल रहा है? 170। तो क्या करना चाहिए? अंडरलाइंग प्राइस इज मोर देन स्ट्राइक प्राइस इन द केस ऑफ कॉल ऑप्शन विच नीड्स टू बी ग्रेटर। कॉल कहां पे, कहां फोन मिलाते हैं हम इमदाद के लिए? कॉल अंडरलाइंग प्राइस स्ट्राइक प्राइस। अंडरलाइंग प्राइस या ज्यादा है कम है? यहाँ ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है। सही, ज्यादा है। मैं समझता हूँ अभी पॉकेट मनी पे गुजारा है, लेकिन आगे जाके थोड़ा नशे के अमाउंट को बढ़ा दीजिएगा, कच्चा वाला ना करें बिल्कुल। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कौन सा है? डीएससी। डीएससी, डीएससी का शेयर प्राइस कितना चल रहा है? 4.25। ठीक है, 4.25 चल रहा है। इसका हमने क्या परचेस किया हुआ है? पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन? पुट ऑप्शन किया हुआ है। कितने में हम इसको सेल कर सकते हैं? 3.5। इसकी प्राइस कितनी चल रही है? 4.5, 4.25। क्या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना एक्सेस। क्यों? सर एक चीज मार्केट में 4.25 की बिक जाएगी, सेल हो जाएगी, तो हमें किसने काटा है कि हम यहाँ पे इसको जो है वो 3.5 में सेल करें? 3.5 में क्यों सेल करें जब मार्केट में वो चीज 4.25 की बिक सकती है? तो आप आज यहाँ 3.5 में क्यों जो है वो करेंगे? आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं डीईएफ कैन ऑब्टेन फाइनेंसेस एट द रेट ऑफ काइबोर प्लस 2%। ये इनकी क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। द रेट ऑफ काइबोर इज 12.5%। आज अगर मैं देखूं तो काइबोर प्लस 2% फिर कितना हो गया? 12.5 प्लस 2 इज इक्वल टू 14.5%। ट्रांजेक्शन कॉस्ट आर इमटेरियल, यानी ये जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है, मार्जिन मनी वगैरह होता है, सब इमटेरियल है। बेस्ड ऑन द अवेलेबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रेकमेंड द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू द मैनेजमेंट। क्या बताएं क्या होगी बेहतरीन स्ट्रैटेजी यहाँ पे? सर एसपीएल वाले केस में एक्सरसाइज बनता है और डीएससी वाले केस में एक्सरसाइज नहीं बनता। तो डी के केस में तो क्लियर नजर आ रहा है कि हमें एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। एसपीएल के केस में नजर आ रहा है कि एक्सरसाइज करना चाहिए। अब ये बताओ रेडी मार्केट पे करना चाहिए कि फ्यूचर्स मार्केट में करना चाहिए? पहले तो मुझे बताओ एसपीएल के केस में कॉल ऑप्शन है पुट ऑप्शन है? कॉल ऑप्शन है। ठीक है, तुम्हारे पास राइट टू बाय मौजूद है। आज अगर तुम इस चीज को बाय करने जाते हो तो तुम्हें कितने पैसे देने? 155। तुम्हें कितने पैसे देने? 155। 155 में खरीद के उसी वक्त मार्केट में मैं कितने का सेल कर सकता हूं? सवाल यह है कि आज 170 का सेल कर दूं या एक महीना पेमेंट का इंतजार करके 173 का सेल करूं? ये कैलकुलेट करो, उसके बाद बताओ। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। ठीक, वो तुम्हारी बात सही है। पहले वाले केस में अमेरिकन ऑप्शन है, देखो गौर से। सेकंड ऑप्शन में तो हम ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे ना। मैंने अभी बताया हमारे पास एक्सरसाइज प्राइस कितने अमाउंट की है? 3.5 की। मार्केट में वो चीज कितने की है? 4.25। जब एक चीज मार्केट में मैं 4.25 की बेच सकता हूं तो यहाँ 3.5 की क्यों बेचूं? यहाँ 3.5 की क्यों सेल करूं? इधर स्ट्राइक प्राइस मेरी क्या है? अंडरलाइंग प्राइस से कम है। पुट ऑप्शन के लिए ये एडवर्स केस होता है। कॉल ऑप्शन के केस में आप सोचो कि मुझे यहाँ पे रेडी में इसको बेच देना चाहिए या फिर फ्यूचर में बेचना चाहिए। कैलकुलेट करो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रेट दिया हुआ है उसको इस्तेमाल करो, उसके बाद जवाब दो सवाल। वो बूझो तो जाने, वही तो रिडल है, पहली दी वो है। चलें जी सॉल्व करें, गिविंग यू 5 मिनट्स। चलें जी आए अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो सबसे पहले तो एक बात ये देखो कि इन्होंने रिक्वायरमेंट में एक ओपन एंडेड क्वेश्चन दिया है, बेस्ड ऑन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन।
पहले तो उसने तुम्हें आसान अल्फाज में ये कहा है कि भाई जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी सब इस्तेमाल करना, किसी चीज को फालतू मत समझना। अब वो ऐसे लिख नहीं सकता था रिक्वायरमेंट, तो उसने कहा बेस्ड ऑन अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। फिर कहने लगा रेकमेंड द बेस्ट स्ट्रैटेजी, यानी इसने यहाँ पे तुम्हें हिंट दी कि सिर्फ जो तुम सोच रहे हो 1+2 या 2+1 नहीं है, इधर कोई अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। तो अगर हम बात करते हैं दोनों की, सबसे पहले DESC की बात करते हैं। तो सर DESC के बारे में तो हमें पता है कि वी शुड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन, शुड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। क्यों क्यों नहीं एक्सरसाइज करना चाहिए? क्योंकि सर यहाँ पे मेरी स्ट्राइक प्राइस क्या है, अंडरलाइन प्राइस से कम है टेक्निकली, ठीक है। अंडरलाइन प्राइस इज मोर देन स्ट्राइक प्राइस, तो हमें इसको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। दिस गिव्स अस एन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ 0। आउट द मनी कहेंगे इसको, हमारे फायदे में नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए। अब आ जाते हैं बात SPL की। SPL के केस में हमारे पास इसको एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं? यस सर, एक्सरसाइज तो करना चाहिए। प्राइमरी डिसीजन शुड एक्सरसाइज, ठीक है। शुड एक्सरसाइज का मतलब क्या है? बाय एट द रेट ऑफ कितना, 155, ठीक है, पर शेयर। सवाल ये पैदा होता है कि सर SPL के केस में अब हम सेल कितने पे करेंगे? सेल एट, इसमें हमारे पास दो चॉइसेस हैं, पहला रेडी काउंटर और दूसरा क्या है जी? सेल एट फ्यूचर्स काउंटर। अब दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम रेडी काउंटर पे इसको सेल कर दें, रेडी काउंटर पे सेल करेंगे तो पैसे फौरन आ जाएंगे, फौरन आ जाएंगे। और अगर फ्यूचर्स काउंटर पे सेल करेंगे तो पैसे 1 महीने के बाद आएंगे, 1 महीने के बाद आएंगे। सर मैं दोनों ऑप्शंस की बात कर लेता हूं यहाँ पे, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, ठीक है, ये दोनों हमारे पास है। दोनों में अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मेरे पास आ जाती है चीज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ परचेज। आपके पास राइट टू बाय था, ठीक है। राइट टू बाय वाले केस में आपने इसको बाय कर लिया, कितने शेयर्स थे ये हमारे पास? 1 लाख शेयर्स, ठीक है। और 1 लाख शेयर्स की प्राइस 155, ठीक है। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 155 कितना हो गया? 15.5 मिलियन। ये हमारे जेब से निकल गए। सर किस दिन निकले ये? आज कौन सी डेट, कब हमने इसको एक्सरसाइज किया है? 1 अप्रैल तो हमने ऑप्शन में एंटर हुए हैं। देखो कब हमारे पास ये अवेलेबल है, जून की 1 तारीख को, ठीक है, जून की 1 तारीख को। 1 मंथ फ्यूचर है तो पैसे कब आएंगे? 30 जून को। क्या मैं 1 जून को ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता हूं या नहीं, पहले तो ये बताओ। क्यों? इट्स एन अमेरिकन ऑप्शन, अमेरिकन ऑप्शन है तो मैं इसको एक्सरसाइज कर सकता हूं, एक्सरसाइज किया जा सकता है, सिंस इट्स एन अमेरिकन ऑप्शन। अमेरिकन ऑप्शन की वजह से ये एक्सरसाइज हो सकता है। अब सर एक्सरसाइज तो कर लिया, बाय तो कर लिया, पैसे फंसा लिए 15.5 मिलियन। सवाल ये पैदा होता है कि इसको बेचे कहां पे? रेडी काउंटर पे सेल करें या किस पे सेल करें? फ्यूचर्स काउंटर पे सेल करें। रेडी काउंटर पे सेल करें या फ्यूचर्स काउंटर पे सेल करें, सवाल ये पैदा होता है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ परचेज दोनों जगह पे मेरी 15.5 मिलियन आएगी और यहां पर भी 15.5 मिलियन आएगी। ऐसा ही है कॉस्ट ऑफ परचेज। सर अगर मैं डेट की बात करूं तो ये हम करने जा रहे हैं जून की 1 तारीख को, जून 1, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हम इसको सेल कहां पे करें, सेल कहां पे करें? अगर मैं रेडी काउंटर पे सेल करता हूं, सेल ऑन रेडी काउंटर, तो यहां पे मेरे पास कितने पैसे आएंगे? सर इसको आप इसी 1 लाख को मल्टीप्लाई कर दें 170 से, ठीक है, ये कर लें आप 17 मिलियन। सर ये पैसे किस दिन रिसीव होंगे? उसी दिन रिसीव होंगे। रेडी काउंटर का मतलब क्या? यहां आपने पैसे दिए, यहां आपको आपका अमाउंट, चीज डिलीवर की, आपको अपना अमाउंट मिल गया। ऑप्शन एक्सरसाइज किया, शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट हुए। जैसे ही उसको रेडी काउंटर पे सेल कर दिया, पैसे अकाउंट में क्रेडिट हो गए। यहां आपने 15.5 मिलियन पे किए, वहां आपको 17 मिलियन मिल गए। आपने गेन कितना कमाया इस केस में? सर यहां अगर इस केस में देखें तो आपके पास एक जो गेन की सूरत हाल है वो है तकरीबन 1.5 मिलियन, ठीक है।
15 लाख आपने गेन कमा लिया, गेन फ्रॉम ट्रांजैक्शन। अगर मैं इसकी बात करूं तो सेल ऑन फ्यूचर्स काउंटर, सर सेल ऑन फ्यूचर्स काउंटर की बात करें तो आप 1 लाख को सेल करेंगे 173 पर, 173 पर, तो 173 की बात करें तो 17.3 मिलियन, 17.3 मिलियन, ठीक है। अगर मैं इसके गेन की बात करूं तो ये कितना आ रहा है, 18 लाख आ रहा है, ऐसा ही है, 18 लाख आ रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि दोनों में फर्क क्या है। एक के केस में मुझे फौरी फौरी पैसे मिल रहे हैं, दूसरे के केस में मेरे पास पैसे 1 महीने बाद आ रहे हैं। फर्क क्या पड़ रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस चीज की, प्रेजेंट वैल्यू किस चीज की, गेन की प्रेजेंट वैल्यू। हाँ भाई, इंटरेस्ट कितने पैसों पे देना होगा, फ्यूचर सॉर्ट ऑफ, तुम लोगों ने कंक्लूजन निकाला है कि फ्यूचर्स काउंटर पे जाना चाहिए, तो कैसे जाना चाहिए, कैसे कंप्यूट किया है, 17.3 मिलियन की। क्यों 17.3 मिलियन की, सर वो पैसे हमें रेडी के केस में तो मिल ही नहीं रहे थे ना, लाइक टू लाइक कंपेयर करो, क्या बताया एग्जैक्टली सर, पहले वाले केस में ये 15.5 मिलियन मेरे मुझे वापस फौरी फौरी मिल रहे हैं, फौरी फौरी मुझे वापस मिल रहे हैं। दूसरे वाले केस में सर ये 15.5 मिलियन 1 महीने के लिए फंस जाएंगे, 1 महीने के लिए फंस जाएंगे। ये 15.5 मिलियन, देखो आज अगर मैं इसकी बात करता हूँ, रेडी काउंटर की बात करता हूँ, तो मैंने 15.5 मिलियन सेम डे में पे किए, सेम डे में वापस आ गए। मुझे क्या 15.5 मिलियन के ऊपर कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी। मैं 15.5 मिलियन को निकाल के कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, और जो 15 लाख रुपए है वो गेन के, वो तो कोई मसले वाली बात नहीं है। गेन को मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि गेन तो वैसे ही फायदा हो रहा है। 15 लाख के मुझे कितने मिल रहे हैं 1 महीने बाद, 18 लाख मिल रहे हैं। ये तो गिवन बात है कि 3 लाख रुपए मुझे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, लेकिन ये 3 लाख एक्स्ट्रा मिलने के लिए मैंने अपना कितना पैसा 1 महीने के लिए फंसाया, 15.5 मिलियन फंसाया सर। ये 15.5 मिलियन अगर मेरे पास होते तो मैं बिजनेस में इस्तेमाल कर लेता, या टेक्निकली बैंक में रख के इसके ऊपर से सूद खा सकता था। मुझे इस 15.5 मिलियन के शॉर्टफॉल को कवर करने के लिए अपने बिजनेस के लिए क्या लेना पड़ा होगा, लोन लेना पड़ा होगा, या लोन लेना कह लो, या हवा में एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह लो कि मुझे इतनी कॉस्ट लग गई, ठीक है। तो मेरी 15.5 मिलियन की फाइनेंस कॉस्ट 1 महीने के लिए मुझे कितनी पड़ी होगी, फाइनेंस कॉस्ट फॉर 1 मंथ, फाइनेंस कॉस्ट कह लो या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह लो। एग्जाम के टाइम में ना फाइनेंस कॉस्ट ये वर्ड तंग करेगा, इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिख देते हैं, इससे याद रहेगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर 1 मंथ, अगर मैं 1 मंथ की बात करूं तो सर 15.5 मिलियन मेरे फंसे रहे कितने टाइम के लिए, 1 महीने के लिए। कितनी कॉस्ट है, 14.5% मल्टीप्लाई बाय 1/12, कितना बनता है 1,187,292। अब आप निकालो नेट गेन, नेट गेन फ्रॉम फ्यूचर्स 1612,708। अब यहां पे देखो इसको पढ़ोगे किस तरीके से, 3 लाख का एडिशनल नफा कमाने के लिए मैंने 1,88,000 की फाइनेंस कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर कर ली, 3 लाख का एडिशनल नफा कमाने के लिए। मुझे ये 3 लाख एडिशनल नहीं मिलते अगर मैं ये 1,88,000 का कॉस्ट बेयर नहीं करता। सवाल, हाँ 15.5 मिलियन रुपए सेम डे में वापस कर दूंगा, तो यही इंटरेस्ट ही तो निकाला है हमने। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह लो, फाइनेंस कॉस्ट कह लो, इट कुड बी एनीथिंग। अगर ये 15.5 मिलियन आपके पास हैं, आपके जाती पैसे हैं, तो आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज की है। और अगर ये 15.5 मिलियन आपके पास नहीं है, आपने बैंक से लिए हैं, तो आपने इसके ऊपर सूद पे किया है। चाहे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह लो, चाहे सूद कह लो, कोई भी दोनों में से टर्म्स एक्सेप्टेबल हो सकती हैं। कहने का मकसद ये है कि 3 लाख रुपए एडिशनल कमाने के लिए मुझे 1,88,000 का क्या करना पड़ा, यहाँ पे सर नुकसान करना पड़ा। 3 लाख रुपए एडिशनल आ गए,
तो टेक्निकली इस केस में मुझे 16,12,000 रुपए का गेन हुआ और पहले वाले केस में 15 लाख रुपए का गेन हुआ इन टर्म्स ऑफ लाइक टू लाइक कंपैरिजन। समझ में आ रही है बात? तो फिर इस केस में हम क्या कहेंगे, क्या बेहतर है? फ्यूचर्स काउंटर इज बेटर। फ्यूचर्स काउंटर इज बेटर देन द रेडी काउंटर। तो कंपनी के लिए बेहतरीन स्ट्रेटजी यहाँ क्या होनी चाहिए? सर सिर्फ ये नहीं होनी चाहिए कि ऑप्शन एक्सरसाइज कर ले, एक्सरसाइज तो करे फिर सेल कहाँ करे? फ्यूचर्स काउंटर पे सेल करे। ये है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उन कॉन्सेप्ट्स की जो तुम लोगों ने अब तक पढ़े हैं। बिल्कुल ये कंपनी का सिनेरियो है, कंपनीज ऐसी सिचुएशंस जो है वो फेस करती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने समझा कि ना सिर्फ ऑप्शन एक्सरसाइज करना हमारे लिए फायदेमंद था, बल्कि उसको एक्सरसाइज करने के बाद 1 महीने के टाइम के ऊपर हम इसको अगर सेल कर दें तो हम तकरीबन 1,12,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा लेंगे। आमतौर पे 15 लाख कमाएंगे और वैसे 16,12,000 रुपए कमा लेंगे। क्या ये बात समझ आती है? एवरीवन गेट्स इट? चलें अब इसको कॉपी कर लें आराम से। रिदा कहती है सर 15.5 मिलियन पे फाइनेंस कॉस्ट क्यों निकाली, समझा दें। भाई यही तो पैसे हैं जो मेरे यहाँ पे फंस रहे हैं। देखो पहले वाले केस के अंदर मैंने यहाँ 15.5 पे किए, फौरी रिकवर हो गए। ये दोनों सेम डे पे हुआ, सेम डे पे मेरे पास ये ट्रांजेक्शन हो गई। यहाँ मैंने पैसे दिए, यहाँ वापस आ गए, कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरी इस केस में नहीं लगी। लेकिन दूसरी वाली सिचुएशन के अंदर 1 महीने बाद आए तो ये 15.5 मिलियन गॉट स्टक फॉर 1 मंथ, गॉट ऑक्यूपाइड फॉर 1 मंथ्स टाइम। सवाल? हाँ, किन दोनों को प्लस किया? ये देखो ये लिखा हुआ काइबोर प्लस 2%। इंग्लिश में उसने प्लस लिख के दिया तो हमने मैथ्स में प्लस कर लिया। हैंडआउट में देखो ना, सामने होगा सवाल। समझ आता है? एवरीवन गेट्स इट? मेरे 15.5 मिलियन फंस गए, मैंने उसकी यहाँ पे फाइनेंस की कॉस्ट ले ली, ठीक है। क्या मोर और लेस ये होगा, 7-8 नंबर का होगा बहुत को। चले जी, ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो यहां तक आते आते फ्यूचर्स की बेसिक्स मुकम्मल हो गई। हमने बेसिक्स समझ ली कि फ्यूचर्स की बेसिक क्या होती है, बेसिक्स किस तरीके से हम इसको जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि सर जब करेंसी को हेज करना हो, डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट, बाइंग रेट, सेलिंग रेट, प्रीमियम, फॉरवर्ड, डिस्काउंट, उस केस में क्या होगा? करेंसी के केस में ओटीसी क्या होगा और एक्सचेंज ट्रेडेड क्या होगा? कंपनी वहां किस तरीके से सोचती है? तो अब हमने असल उस टॉपिक पे आना है जिस टॉपिक के लिए हमने ऑप्शंस को स्टार्ट किया था। ये तो देखो हमने शेयर्स का केस, घर का केस, गाड़ी का केस, ये वाली सारी चीजें देख ली। अभी तक हमने करेंसी को हेज इसके थ्रू नहीं किया, तो अभी हम करेंसी को हेज करेंगे, उसका देखेंगे इफेक्टिव रेट वगैरह क्या निकलता है, कैसे कैलकुलेट होता है, और फिर उस पर हमारी बात जो है वो आगे बढ़ेगी। तो आप इसको कॉपी कर लें।